नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच अब बांग्लादेश ने भी बड़ा बयान दे दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर दावा ठोका है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बांग्लादेशियों को जो है बाहर निकालने का काम चल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच बड़े टेंशन को देखते हुए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा मामला है क्या। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे आतंकवाद खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत किसी भी समय उस पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान में चिंता का माहौल है। ऐसे बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की ओर से भी अब भड़काऊ बयान सामने आया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक अधिकारी और एक सेवानिवृत्त बांग्लादेशी मेजर जनरल ने ऐसा बयान दिया है जिसने विवाद को जन्म दे दिया है। बांग्लादेशी सेवानिवृत्त मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब वे 2009 के बांग्लादेश राइफल्स BDR हत्याकांड की जांच कर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। रहमान ने फेसबुक पर बंगाली भाषा में कहा कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस दिशा में चीन के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग की चर्चा शुरू करना जरूरी है। रहमान की इस टिप्पणी से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में एक बार फिर तनाव उत्पन्न हो सकता है। इससे पहले अभी पिछले महीने मोहम्मद यूनुस ने चीनी अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा था कि बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया का असली प्रवेश द्वार है। वर्ष 2001 में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हुई झड़पों के दौरान BSF के 16 जवान शहीद हो गए और इस वक्त फजलुर रहमान बांग्लादेश बॉर्डर गाइड्स यानी BDR के प्रमुख थे। अब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्रदान किया है। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी रहमान ने 2009 के पिलखाना हत्याकांड में विदेशी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कसम खाई। उनका कहना है कि इस विद्रोह की जांच ने एक गहरी और सुनियोजित साजिश का खुलासा किया और फजलुर रहमान जो कि अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, गिदड़ भभकी दे रही हैं, जान के आपको बता दें कि वो मोहम्मद यूनुस के करीबी हैं। तो फजलुर रहमान को मोहम्मद यूनुस का अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का नजदीकी सहयोगी माना जाता है। इसी करीबी संबंध के चलते मोहम्मद यूनुस ने उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग का प्रमुख भी नियुक्त किया था। ये सारे विवादास्पद बयान ऐसे समय आ रहे हैं जब पिछली सरकार पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता गया है। इस बीच केंद्र ने खुफिया एजेंसी सुरक्षा बलों के लिए बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति बढ़ रही है, जिसको देखते हुए एजेंसी और सुरक्षा बलों को बांग्लादेश सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने बांग्लादेशी समकक्षों के साथ वहां मौजूद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के साथ भी रिश्ते को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान इन कट्टरपंथी तत्वों का उपयोग दोनों देशों के बीच विवाद पैदा होने की स्थिति में भारत के लिए परेशानी बढ़ाने के लिए कर सकता है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार की कार्यवाहियों में भी भारत अधिक चौकन्ना हो चुका है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहले से स्थिति काफी संवेदनशील है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थिति ऐसे देखने के लिए मिल रही है, लगातार इस बीच भारत के अन्य राज्यों में सफाई का काम भी शुरू है और ये सफाई कूड़ा कचरा नहीं बल्कि ये सफाई अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या पाकिस्तानी नागरिकों की जा रही है और उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है। पिछले दिनों वक्त कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी दंगे हुए। इसके बाद ये भी आरोप लगाया गया था कि अवैध बांग्लादेशी इसमें शामिल हुए थे। अभी जिस तरीके की स्थिति है ऐसे में राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है और अब इस मौके पर जहां पर पाकिस्तान ने जिस तरीके का काम किया है, इसके बाद सरकार ने और ज्यादा सख्ती दिखाई है और चुन कर बांग्लादेशी और रोहिंग्या और पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उन्हें अब वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने का काम भी किया जा रहा है।
ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद भी सीमा पर तनाव देखा गया था। मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान की तरफ से अधिक झुकाव होने से केंद्र सरकार पहले से अलर्ट है और भारतीय एजेंसी मुस्तैद है। इस बीच अब जयपुर में भी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला। 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया 100 से अधिक पकड़े गए संदिग्धों में से 35 के पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं मिले। बांग्लादेश के नागरिकों की तलाश के लिए ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हुई बैठक के बाद डीजीपी यूआर साहू ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भिजवाने के लिए सभी जिला पुलिस को निर्देश दिए। डीजीपी साहू ने कहा जिला पुलिस तय करेगी कौन बांग्लादेश का नागरिक उनके यहाँ आकर रह रहा है और भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेज बना रखे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रदेश में हजारों की संख्या में बांग्लादेश के नागरिक रह रहे हैं। कई ने राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में फर्जी दस्तावेज बना लिया है। कई जिलों में इसकी बस्ती बस गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण इसकी संख्या बढ़ती गई है। और अब आपको बता दें कि इसे लेकर अब अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखा जाएगा, इनकी पहचान की जाएगी और बीएसएफ के जरिए उन्हें वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेश के संदिग्ध नागरिकों ने राजस्थान या फिर अन्य राज्यों के नागरिक होने के दस्तावेज बना लिए। डीजीपी साहू ने कहा ऐसे संदिग्ध नागरिकों के पूर्वजों के दस्तावेज की जानकारी जुटाई जाए ताकि फर्जी बनाए गए दस्तावेज से ये बेनकाब हो सके। बांग्लादेश के ऐसे कई नागरिक भी हैं जो वीजा पर यहाँ आए लेकिन वीजा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। यही हाल कुछ पाकिस्तानी नागरिकों का भी है कि शॉर्ट टर्म वीजा पर आए लेकिन वीजा खत्म हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे हैं और अब समय आ चुका है कि सरकार इन्हें डिपोर्ट कर रही है। वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही टेंशन के बीच भारत ने कई सारे फैसले लिए हैं और इस मामले को लेकर लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स अपने बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले समय में और क्या हो सकता है, यानी प्रेजेंट सिचुएशन को किस तरीके से संभाला जा सकता है। इस बीच इस मामले को लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट है संजय कुलकर्णी, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम अमेरिका, जिसको बार बार पाकिस्तान कह रहा है, उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से यानी 3 दशक से भी ज़्यादा पाकिस्तान जो आतंकवादी जो पाल रहा है वो अमेरिका के कहने पर और अमेरिका के लिए पाल रहा था। चाहे आज पाकिस्तान को शर्म आ रही हो कि उसे आतंक का सौदागर कहा जा रहा है पूरे विश्व में, पर वो कह रहे हैं आज की ये अमेरिका की देन है पाकिस्तान को। और अपने विदेश मंत्री ने जब बात की है उनके विदेश मंत्री से तो ज़रूर ये कहा होगा कि इस प्रकार से पाकिस्तान जो है इस आतंक को हिंदुस्तान के अंदर फैला रहा है और यकीन करते हैं कि ऐसी बातचीत से कम जो पाकिस्तान है वो सुधर जाएगा। और उम्मीद है कि उनके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात की होगी, उनको भी समझाया होगा कि इस तरह का अगर वो आतंक फैलाएंगे तो परेशानी होगी। लेकिन पहला काम जो हो रहा होगा, सबकी निगाहें होंगी कि जो तनाव है दोनों देश के बीच में कहीं युद्ध में ना बदली हो जाए। उन युद्ध से बचने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं कि भारत के ऊपर थोड़ा सा भारत को कहा जा रहा है कि थोड़ा संयम बरते, ना कि पाकिस्तान के ऊपर उसको सज़ा दे। जो है सब के सब भारत के साथ खड़े हैं। ये आतंक जो पाकिस्तान ने फैलाया है वो उसका निर्दोष है और सज़ा मिलनी चाहिए। पर अब शायद प्रयास हो रहे हैं कि कहीं न कहीं शांति का प्रयास हो, बातचीत हो और पाकिस्तान को इस बात का आभास हो कि ये गलत है और इसके बाद अगर दोबारा ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। पर हम लोगों ने अपनी स्थिति, अपने विदेश मंत्री ने अपनी स्थिति तो साबित कर दी कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। फिर से वो प्रसारित करेंगे। देखिए, जब पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए। अटारी को हम लोगों ने बंद किया। उनके जो मिलिट्री अटैचेज़ हैं उनको कहा गया कि भारत छोड़ दें, वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए। उनके जो 30 आदमियों से ज़्यादा वो अपने हाई कमीशन में नहीं रखेंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे। देखिए, जब
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ज़रूर अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है, उनको बताया है, उन्होंने भी उनको कहा है कि आप संपर्क स्थापित कीजिएगा। आप इस तरह की जो है, जब तक आप संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, आप इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेंगे, तो तनाव जो है वो पूरे विश्व में फैलेगा। तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि पाकिस्तान इसमें दोषित है और पाकिस्तान के हित में है अगर वो हिंदुस्तान से बातचीत करे और इस तरह के जो कारनामे या कांड पाकिस्तान करता रहता है वो ना करे। तो उम्मीद करते हैं, उनका मानना है पाकिस्तान का कि वो कह रहे हैं कि हमें भारत दोषी ठहरा रहा है, जबकि हम तो दोषी हैं नहीं, ये पाकिस्तान का कहना है। जबकि पाकिस्तान तो हमेशा ही डिनायल मोड पर ही रहता है, इतने सालों से लगातार आतंक फैला रहा है। मुंबई कांड में भी वही था, और जब हो गया तो फिर 2018 में नवाज शरीफ ने क्या कहा कि हाँ, हम कारगिल के कारगिल में तो नहीं के अलावा इसमें भी, कहा मुंबई कांड में भी हमारे ही लोग उसमें शरीक थे। तो पाकिस्तान शुरू में डिनाई करता है, बाद में मानता है कि हाँ, आतंक जो है पाकिस्तान से ही पलक रहा है और हिंदुस्तान में जो भी आतंक हो रहा है उसका जिम्मेवार पाकिस्तान है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।